Good evening. We are on the journey of civil trial in a civil court, and we had already proceeded from order 1 to order 36 in our last lectures. Today we are on the important orders, that is order 37 and order 38. So we are going to start with order 37. Order 37 is relating to summary procedure. For particular classes of cases. For lawyers, this order is very important because if any case is falling within the category of summary procedure, then the lawyer can tell his client with confidence that you will get your amount within earliest possible period. This summary procedure is slightly different from the ordinary procedure. हमने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक आप लोगों को ऑर्डिनरी प्रोसीजर बताया, सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट कैसे प्रोसीड करेंगे सिविल कोर्ट में. हम इसको एक बार रिविजिट करते हैं. छोटा सा प्लेंट फाइल करेंगे, प्लेंट एडमिट हो गई, रिटर्न नहीं हुई और रिजेक्ट नहीं हुई, तो ये सूट रजिस्टर हो जाएगा सिविल सूट में, नंबर डल जाएगा और जिस ईयर का है उस ईयर में प्रोसीड करेंगे. जब सूट हो गया, प्लेंट एक्सेप्ट हो गई, तो प्रोसेस इशू करेंगे फॉर द अदर पार्टी, दैट इज द डिफेंडेंट. प्रोसेस अपीयरेंस होने के बाद डिफेंडेंट अपीयर हो जाएगा और वो अपना WS फाइल करेगा या सेट ऑफ फाइल करेगा या काउंटर क्लेम फाइल करेगा. प्लेंटिफ इसके रिप्लाई में रेप्लिकेशन फाइल कर सकता है और प्लेंट के साथ मिलकर ये तीनों चीजें प्लीडिंग्स बन जाती हैं जिन पर सूट लाई करते हैं. ओके, प्लीडिंग्स बनने के बाद कोर्ट इंटरवीन करती है और पार्टीज को एग्जामिन करती है, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करती है, इंटेरोगेटरीज भी कर सकती है और इस पूरे प्रोसेस से हमें मिलेगा एडमिशन और डिनाइल. पूरे सूट में से डॉक्यूमेंट में से क्या क्या एडमिटेड है, क्या क्या डिनाइड है. जब एडमिशन वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए जजमेंट मिल जाएगी ऑन एडमिशन, और जो डिनाइल वाला है उसमें हम इश्यूज पर चले जाएंगे और ऑनर्स फिक्स कर दिया जाएगा कौन सी पार्टी कैसे प्रूव करेगी उस पर्टिकुलर इशू. उसके बाद दोनों पार्टीज जाएंगी, अपनी गवाहियां देंगी और उसके बाद हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद जजमेंट हो जाएगी. और अगर जजमेंट में क्लेम एक्सेप्ट होता है तो आगे एग्जीक्यूशन होगी. यहां तक हम 20 तक गए थे, ये ऑर्डर 21 था, राइट. बाकी ऑर्डर्स में मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 22 से लेकर 36 तक. अब यहाँ पर एक समरी प्रोसीजर, एक नया प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है ऑर्डिनरी प्रोसीजर से, जो पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ सूट्स में. वो कैटेगरी जो सूट कौन कौन से हैं जिसमें कि हम समरी प्रोसीजर लगाएंगे, वो लिख रखा है ऑर्डर 37 में. रूल 1 का पार्ट 2, इट इज रिलेटिंग टू सूट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, promissory note, suit on
रिकवरी ऑफ डेब्ट, जिसमें जो सम है या तो फिक्स्ड है, फॉर लिक्विडेटेड डिमांड है, और अगर इंटरेस्ट में है तो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है, और इजम जनरस इसी तरह के। इसके देखने से ये क्लियर हो जाता है कि चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी चेक बाउंसिंग के जो केस हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, जिनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उनकी सिविल प्रोसीडिंग में हम समरी प्रोसीजर पर जाकर रिकवरी सूट भी डाल सकते हैं, रिकवरी सूट डाल सकते। तो ये दोनों की दोनों प्रोसीडिंग साथ साथ चल सकती है। किसी का चेक बाउंस हो गया, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाएंगे, पनिशमेंट का प्रोविजन है वहां पर, चेक बाउंसिंग केस में, डिसऑनर वाले केस में, और 138 142 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डाल देंगे केस। दूसरा, हम इसमें समरी प्रोसीजर अंडर ऑर्डर 37 में जा सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर डबल प्रेशर होगा। वहां निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रॉब्लम यह है कि दीज आर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में आस्क फॉर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, and fine may be asked to be paid as compensation and may not। पर यहाँ रिकवरी में योर अमाउंट इज श्योर सर्टेन टू बी। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाले यानी चेक वाले केसेज में लॉयर्स कैन फाइल टू टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। वन इज कंप्लेंट अंडर 138 142 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अनदर इज समरी। अब हम ये जानेंगे कि समरी सूट का प्रोसीजर क्या है। ये प्रोसीजर भी ऑर्डर 37 में प्रोवाइडेड है, बहुत ही क्लासिक और टेक्निकल है ये, हमें बहुत ध्यान से चलना है। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसमें पर्टिकुलर पीरियड जरूर है। सिविल ट्रायल और सिविल सूट के अंदर, सीपीसी के अंदर जो भी जहाँ जहाँ पीरियड प्रोवाइड, या वो लिमिटेशन का है या कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर पीरियड दे रखा है, that is very important, because after expiry of such period the things may be otherwise, may not be in your favor। समरी प्रोसीजर जो प्रोवाइडेड है 37 में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो है ही, इसमें जो सूट इंस्टीट्यूट करते हैं उसके कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है जो थोड़ी ऑर्डिनरी सूट से अलग है? वो है कि आप उसमें सूट में स्पेसिफिकली लिखोगे कि दिस इज ए सूट अंडर ऑर्डर 37, समरी प्रोसीजर इज एप्लीकेबल, और इसमें लिखोगे क्लास ऑफ सूट कि वो ऑर्डर 37 के किस रूल में आती है, रूल 1 के किस क्लास में आती है, क्लास बतानी पड़ेगी। तो आप ये कहेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या प्रोमिसरी नोट है, तो आपको स्पेसिफिकली ये कहना पड़ेगा, क्लास बतानी पड़ेगी। जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द सूट के ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर 37 में डाला गया है समरी प्रोसीजर में। आपको स्पेसिफाइड अमाउंट बताना पड़ेगा, और जो अमाउंट आपने बताया है उसकी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का रेट भी बिल्कुल फिक्स्ड आपको नोट करना पड़ेगा, और पीरियड बताना पड़ेगा कि कब से कब तक है और अप टू डिक्री, यानी कि हर एक अमाउंट बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है जो आप चाहो वो दे दो। तो कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं, और इसमें जो सम्मन्स ऑफ सूट जाएंगे, जो सम्मन्स ऑफ सूट जाएंगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाएंगे, और वो है फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स बी। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें समरी प्रोसीजर के अंदर सूट को मेंटेन करना है तो ये सब चीजें उसमें रहनी चाहिए। हमने यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी सूट में बताया था कि प्लेन
में क्या क्या चीजें आनी जरूरी है वो तो रहेंगी, लेकिन समरी प्रोसीजर में हमें वो चीजें डालनी जरूरी है। Government that is falling in this category, we are filing it in this, and someone will जाएंगे और to what is particular family category। ये फॉर्म प्रोवाइडेड है पीछे PPT में, राइट। someone जब ये सूट लगेगा इसके साथ एफिडेविट भी लगेगा, और जो प्रोसेस जाएगा उस प्रोसेस में आपको पूरी प्लेन डॉक्यूमेंट इस क्लास में ये हो जाता है, वो पूरा का पूरा बन जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा बंडल उससे कर जाएगा, तभी वो बता पाएगा कि उसे कंटेस्ट करना चाहिए। यहाँ ऑर्डनरी सूट में तो हमने प्लेन डाला, प्रोसेस जाएगा ही जाएगा, और उसके अपीयरेंस होने के बाद वो यहाँ पर अपना प्लेन डालेगा, काउंटर प्लेन डालेगा। लेकिन समरी प्रोसीजर में ये सब नहीं, प्रोसेस जाएगा इस फॉर्म में, और प्रोसेस जाने के बाद इस प्रोसेस की सर्विस के 10 दिन के अंदर within 10 days defendant has to call the appearance, defendant has to call appearance। अपीयरेंस फाइल करने का भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल है, पर्टिकुलर तरीका है। वो अपीयरेंस फाइल करेगा, अपीयरेंस को बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, उसको सर्विस हो गई, सर्विस होने के बाद वो आकर अपना डब्ल्यूएस फाइल कर सकता है, यहाँ उसे सम्मन मिलने के साथ ही सम्मन की सर्विस के डे से 10 दिन के अंदर अपना अपीयरेंस फाइल करेगा। अपीयरेंस में वो अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेगा कि मुझे आज के बाद कोई भी सम्मन इस एड्रेस पर जाना है, चाहे सम्मन सर्विस हुए उसी एड्रेस पर, लेकिन वो स्पेसिफाइड करेगा कि मेरे को समझ इस एड्रेस पर जाएगा, तो कंप्लीट डिटेल्स देगा। अगर वो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एड्रेस देगा और बाद में कोई प्रोसेस गया उसी एड्रेस पर, तो वो सर्व हो ना हो, इसलिए मुझे ये अपीयरेंस में अपना एड्रेस डिस्क्लोज करना है, और इसको इस अपीयरेंस की एप्लीकेशन को वो प्लेंटिफ को अगर वो है उसको भेजना है, उसके एड्रेस पर जो उसकी प्लेट वगैरह होता है, और उसके प्लीडर को भेजना है, जो उसका प्लीडर जिसमें उसका बगल रखना होगा, तो उसके कंप्लीट है। और जैसे ही उसने डिफेंडेंट ने ये सर्विस कर दी फ्रॉम दैट वेरी डे, उसके 10 दिन के अंदर में डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को सम्मन फॉर जजमेंट देने होंगे, सम्मन फॉर जजमेंट। ऑलरेडी सूट में ये सम्मन शुरू में ही चलेगा, या सम्मन को सूट किया 10 दिन के अंदर अपीयरेंस के बाद, जैसे ही प्लेंटिफ को डिफेंडेंट का अपीयरेंस मिला, उसके 10 दिन के अंदर प्लेंटिफ को सम्मन फॉर जजमेंट देने, और ये सम्मन फॉर जजमेंट फॉर्म 4A अपेंडिक्स बी है, हमने यहाँ पर 4 में डाला था, ये भी PPT में रखा था। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है समझी चाहिए, क्योंकि अगर हम टेक्निकली अपने प्लेन को ठीक से नहीं चलाएंगे, रूट को ठीक से नहीं चलाएंगे, तो हमें समरी प्रोसीजर का फायदा नहीं है, राइट। अब ये 10 दिन अपीयरेंस हो गया, 10 दिन के अंदर प्लेंटिफ ने अपना समन्स फॉर जजमेंट दे दिया, और समन्स फॉर जजमेंट की सर्विस होते ही डिफेंडेंट को एक एप्लीकेशन लगानी है, लीव टू डिफेंड, यानी कि ये यहां पर डब्ल्यूएस फाइल नहीं करेंगे। डब्ल्यूएस ऑर्डिनरी सूट में फाइल होता है, यहां उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मुझे डिफेंड कर, और ये जो लीव टू डिफेंड है, समरी प्रोसीजर की ये ब्यूटी है, यानी कि उसे कंटेस्ट करने के लिए भी कोर्ट की परमिशन लेनी होगी कि मुझे सूट कंटेस्ट करना है। अब ये लीव टू डिफेंड लगने के बाद अगर ये 10 दिन में नहीं लगी तो जजमेंट पास कर देगी, यानी अगर आप 10 दिन में आप नहीं पहुंचे गाड़ी पर, तो गाड़ी निकल जाएगी आगे, कोर्ट ये मान लेगा कि आपके पास कोई डिफेंस है ही नहीं। तो समरी प्रोसीजर की ब्यूटी ये है कि आफ्टर 20 डेज
यू वुड बी एंटाइटल्ड फॉर योर जजमेंट। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। अब एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि क्लासेज ऑफ केस में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसमें इनवॉइसेस भी कवर की हुई है बाय द केस लॉ। इनवॉइसेस क्या होती है? मिस्टर बिजनेसमैन और मिस्टर क्लाइंट या दूसरा बिजनेसमैन अगर गुड्स की सप्लाई और गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है और इनवॉइस इशू हुआ है, दिस इनवॉइस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रिटर्न एग्रीमेंट। यानी कि अगर गुड्स का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी इस समरी प्रोसीजर के अंदर आ सकता है। दिस इज ए जुडिशियल वर्डिक्ट, जिसकी वजह से वो केसेज भी समरी प्रोसीजर में आ जाते हैं जिनमें अमाउंट फिक्स्ड है, इनवॉइस पर जो अमाउंट है, जो अमाउंट अनपेड है, और इनवॉइस इटसेल्फ इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 10 दिन के अंदर अगर लीव टू डिफेंड हमने फाइल कर दी, अगर फाइल कर दी नहीं की तो जजमेंट आ गई, और अगर कर दी तो हियरिंग होगी। इसके बाद आप रिप्लाई, ये लीव टू डिफेंड में एफिडेविट डालेंगे डिफेंडेंट, जो ये बताएगा कि मेरे पास डिफेंस है, वैलिड डिफेंस है इसको कंटेस्ट करने का। मान लीजिए 60 लाख की रिकवरी का सूट डाला है, वो कहेगा कि 60 लाख इसका बनता ही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो पूरा पे कर दिया, या ये क्लेम ही गलत है या ये डॉक्यूमेंट ही गलत है। समरी प्रोसीजर के अंदर जिस डॉक्यूमेंट पर बेस करके हमने समरी प्रोसीजर डाला है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई और डॉक्यूमेंट है, वो आपको कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए डिफेंस ऐसा आता है कि ये तो डॉक्यूमेंट ही फेक है जो इसने लगाया है, कोई भी ऐसा डिफेंस आता है तो कोर्ट विल सी, तो इसके लिए एफिडेविट देंगे वो, और एफिडेविट में वो बताएगा कि आई हैव ए वैलिड डिफेंस टू कंटेस्ट। कोर्ट विल एग्जामिन वेदर ही हैज वैलिड डिफेंस और वैक्सेसियस ग्राउंड टू डिफेंड। खाली भी ली नहीं जी, मैंने तो 60 लाख लिया ही नहीं दिन से, उससे बात नहीं होगी, उसे बाकायदा दिखाना पड़ेगा बाय वे ऑफ एफिडेविट एंड हिज प्लीडिंग्स और सबूत के साथ कि जी ये मेरा डिफेंस जो है वैलिड डिफेंस है, वैक्सीसियस नहीं है। अगर कोर्ट फिर उसके बाद हियरिंग करेगा, हियरिंग के बाद कोर्ट पाता है दैट ही हैज ए वैलिड डिफेंस, देन ही कैन अलाउ टू डिफेंड द केस, और दी मोमेंट दी डिफेंड द केस अलाउ हो गया, इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी सूट। देन इट विल प्रोसीड लाइक दिस। अब आप WS फाइल करिए, फिर आपकी एग्जामिनेशन, फिर आपके डॉक्यूमेंट, फिर आपके एविडेंस, और फिर आपकी हियरिंग एंड जजमेंट। तो यहाँ आने के बाद ये अलाउ होते ही दिस बिकम्स एन ऑर्डिनरी सूट एंड वी रीच हेयर, ऑर्डर 1 to 20 लग जाते हैं। अगर ये मान लीजिए हियरिंग के बाद ये पाया गया कि इसके पास वैलिड डिफेंस नहीं है, एप्लीकेशन टू लीव टू डिफेंड इज डिसमिस्ड, देन भी जजमेंट हो जाएगा। इफ लीव टू डिफेंड डिसमिस हो गई तो भी जजमेंट हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए कि इसने यहां पर बताया कि 60 लाख नहीं जी 30 लाख मेरे बनते हैं, 30 लाख मैं दे चुका, राइट, तो 30 लाख वो डिपॉजिट करेगा, तब उसे बाकी 30 लाख का डिफेंड करने का राइट मिलेगा। मेरा 30 लाख बनता है, लेकिन ऑर्डिनरी सूट में ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी सूट में अगर आपने एडमिटेड पार्ट है तो वो जजमेंट ऑन एडमिशन होगी और वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे डिग्री एग्जीक्यूट। लेकिन यहां पर अगर इसने पार्ट एडमिशन कर लिया तो इसे उसी वक्त डिपॉजिट के डायरेक्शन हो जाएंगे और बाकी पोर्शन के लिए उसे लीव टू डिफेंड। ये भी हो सकता है कि कोर्ट को ये लगे कि इसे अपने ग्राउंड को प्रूव करना पड़ेगा और प्लेंटिफ विल सफर फॉर द अमाउंट, क्योंकि लिक्विडेटेड अमाउंट है, एवरी डे वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो कोर्ट में आस्क टू डिपॉजिट ए पर्टिकुलर अमाउंट इन द कोर्ट फॉर डिफेंडिंग द केस। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी डायरेक्शन कर सकती है, कुछ कंडीशन भी लगा सकती है
कि कैसे आपको करना है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर ऑर्डर 37। हम आगे प्रोसीड करेंगे। वी विल सी ऑर्डर 38। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ऑर्डर 38 सीपीसी ऑर्डर 37 सीपीसी की तरह ही इंपॉर्टेंट भी है और टेक्निकल भी है। We need to understand it very nicely. प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ऑर्डर 38 को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। So arrest in civil trial of the defendant and attachment of his property before judgment are crucial points in civil court. Arrest in criminal court is a normal procedure, but arrest in civil case is slightly technical procedure which one has to understand very clearly, and for which order 38 has been enacted. We will see in what circumstances arrest orders can be passed and attachment of the property. एक सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने, चाहे वो समरी के अंदर है या ऑर्डिनरी प्रोसीड कर चुका है। प्लेंटिफ को ऐसा एंटीसिपेशन होता है कि डिफेंडेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट बिफोर जजमेंट may abscond from the limits of jurisdiction of the court concerned, जिसमें कोर्ट केस चल रहा है, और उसे ऐसा एंटीसिपेशन हो सकता है that he may dispose of his properties through which plaintiff may ask for the execution of his decree. सूट में कोई डिग्री पास होने वाली है, उसने क्लेम किया हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि सूट के ट्रायल के एंड में उसका सूट डिग्री हो जाएगी, जो एग्जीक्यूशन में जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले ही या ड्यूरिंग ट्रायल ही ये बंदा भाग सकता है विद इन फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और मे डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पर वो रिकवरी कर सकता है। तो ऑर्डर 38 में प्लेंटिफ में आस्क फॉर अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। This application would be within the procedure of order 38 CPC. The plaintiff, if asked for the arrest, would be sent the process to appear and to show cause as to why, he should not furnish security for his appearance, as to why
he should not ask for furnishing security for his appearance, कि जब तक सूट चलेगा तब तक के लिए आप अपनी सिक्योरिटी जमा करिए, सिक्योरिटी फर्निश करिए, दैट मैं आता हूं, राइट। इसके लिए जब ये एप्लीकेशन लगेगी और वो अपीयर होता है तो वो हियरिंग होगी बाकायदा, और अगर ये लगेगा कोर्ट को कि प्लेंटिफ सही कह रहा है, ये भाग सकता है छोड़ के या अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर सकता है, तो कोर्ट में आस्क फॉर दी सिक्योरिटी, कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करो फॉर योर अपीयरेंस, और उसे पीरियड दे सकता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम दे सकता है। अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देता है देन इट इज ओके, तब ना तो अरेस्ट वारंट जाएंगे और ना ही अटैचमेंट जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो सिक्योरिटी इज अवेलेबल एंड सिक्योरिटी से रिकवरी पॉसिबल है, अगर बाद में डिग्री होगी तो। अब मान लीजिए कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर, या वो सर्विस के बाद भी अपीयर नहीं हो पाता है, दोनों चीजों में से कोई भी है, या कोर्ट को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोजल भी कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में इशू अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट के बाद भी अगर वो अरेस्ट होकर भी आ जाता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अरेस्ट वारंट, फिर आके सिक्योरिटी जमा कर देता तो उसको अरेस्ट से रिलीज करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो कोर्ट कोercive मीन्स अडॉप्ट कर सकता है, और इस सिचुएशन में जो अरेस्ट है वो सिविल प्रिजन में जाएगा। क्रिमिनल केस में क्रिमिनल प्रिजन में जाता है, सिविल ट्रायल में वो सिविल प्रिजन में जाएगा, और इसकी म्याद है, अगर अमाउंट 50 रुपए से कम है तो 6 वीक तक ही जा सकता है, 6 वीक्स, और अगर उससे ज्यादा है तो 6 मंथ्स तक जा सकता है। ये पीरियड और ये टाइम याद। और सिविल प्रिजन का जो एक्सपेंसेस है वो प्लेंटिफ को उठाना, प्लेंटिफ उसके सिविल प्रिजन का खर्चा डिपॉजिट करेगा, तब ये सिविल प्रिजन होगी, वो स्टेट एक्सपेंस पर नहीं जाएगा, वो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर जाएगा। सो दीज आर दी प्रोविजंस रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। अब हम इसको एक बार पूरे के पूरे को जो हमने ऑर्डर 37 और ऑर्डर 38 में देखा, हम रिविजिट करते हैं, समराइज करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन होगा तो आप उससे भी पूछ सकते। ऑर्डर 37 टॉक्स अबाउट समरी प्रोसीजर, of civil suit. Order 38 is talking about arrest and attachment before judgment, यानी ट्रायल के दौरान सिविल सूट जब तक चल रहा है। समरी प्रोसीजर में कुछ पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ केसेज आते हैं, और जो इसके लिए कोर्ट प्रोवाइडेड है वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, सिविल कोर्ट्स हो सकती हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट हो सकती है, और एनी अदर कोर्ट जो स्पेसिफाई की है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, जैसे अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोर्ट्स बनी है, स्पेशल कोर्ट्स, राइट। इन क्लासेज ऑफ केसेज में, क्लासेज ऑफ केसेज क्या है, जो केस बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी या फिर प्रोमिसरी नोट पर डिपेंड करती है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, और जिनमें डेप्ट जो है उसमें अमाउंट एब्सोल्युटली फिक्स्ड है और उसका इंटरेस्ट भी एब्सोल्युटली डिसाइडेड है, डिटरमिन्ड है अप टू द पीरियड, अप टू डिग्री।
सो हमें क्लास ऑफ केसेस जरूर देखने हैं, ऑर्डर 37 में प्रोवाइडेड है जिन जिन केसेस में लगेंगे। जहाँ तक प्रोसीजर की बात है तो इसका प्रोसीजर ऑर्डनरी प्रोसीजर से थोड़ा अलग है। प्रोसीजर ये है कि हम प्लेट जो डालेंगे, सूट जो डालेंगे, उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि हमने ये ऑर्डर 37 में डाला है, और उसके सम्बन्ध भी फॉर्म 4 और उसके साथ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जाएंगे, ताकि डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि किस ग्राउंड पर समरी सूट आए उसके अगेंस्ट। सर्विस के बाद डिफेंडेंट फॉर्मली अपीयरेंस फाइल करेगा विद इन 10 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस अपीयरेंस की कॉपी वो प्लेंटिफ को और उसके प्लीडर को भेजेगी। जिस डेट पर ये जाएगी अपीयरेंस की कॉपी, उसके विद इन 10 days प्लेंटिफ प्रोसेस फाइल करेगा फॉर्म 4B 4A ऑफ अपेंडिक्स बी। एंड जैसे ही ये सर्विस होगी उसके विद इन 10 days डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड फाइल करेगी। यानी डिफेंडेंट पहले आके अपीयरेंस फाइल करेगा, फिर उसको समन्स फॉर जजमेंट जाएंगे। ये प्रोसेस समन्स फॉर जजमेंट कहते हैं इसे। और उसके बाद वो लीव टू डिफेंड फाइल करेगा कि मुझे डिफेंड करना है 10 दिन के अंदर अंदर, और अगर वो फाइल नहीं करेगा तो जजमेंट हो जाएगी। और अगर वो फाइल करेगा तो वो एफिडेविट फाइल करेगा और प्लेंटिफ उसका काउंटर भी फाइल कर सकता है। उसके बाद हियरिंग होगी कि क्या इसको डिफेंस कंटेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाए, नहीं किया जाए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि इसको कंटेस्ट करना अलाउड करना है तो वो ऑर्डिनरी सूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डिनरी सूट की तरह प्रोसीड करेगी। फिर डिफेंडेंट WS फाइल करेगा और वो सारी गवाही वगैरह देगा इशू फ्रेम में। अगर वो एडमिट करता है किसी पार्ट को तो वो अमाउंट उसे कोर्ट में डिपॉजिट करने की डायरेक्शन होगी, और वो कोर्ट में डिपॉजिट अगर नहीं करता तो भी जजमेंट हो जाएगी। ये लीव टू डिफेंड अलाउ हो सकती है कंडीशनली और अनकंडीशनली। कंडीशनली मीन्स कुछ कंडीशन हो कि आप इतना अमाउंट पहले जमा करिए तब आपको लीव टू डिफेंड मिलेगा, कंटेस्ट करने का राइट मिलेगा। और अगर अनकंडीशनली हुआ कि कोई कंडीशन नहीं लगी है, ओके। तो इस तरह से ये समरी प्रोसीजर चलता है। और ऑर्डर 37 कुछ पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ केसेज के लिए बहुत छोटा और टेक्निकल प्रोसीजर प्रोवाइड करती है, जिसमें आप सूट का डिस्पोजल विद इन द टाइम बाउंड मैनर, टाइम लिमिट में हो जाता है। ऑर्डर 38 टॉक्स अबाउट अरेस्ट एंड अटैचमेंट। अगर प्लेंटिफ सूट फाइल करता है और उसे लगता है कि डिफेंडेंट एब्सकॉन्ड करेगा ड्यूरिंग ट्रायल, सिविल ट्रायल, या वो अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेगा, तो वो ये एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर ऑर्डर 38। क्योंकि अगर ये एब्सकॉन्ड कर गया या प्रॉपर्टी डिस्पोजल कर दी जिससे कि उसको डिक्री अगर फ्यूचर में मिलेगी भी तो उसे डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी और प्लेंटिफ सफ़र करेगा, इनजस्टिस होगा उसके साथ। उसके लिए ये मिडवे प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है CPC में कि कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन लगने के बाद और सेटिस्फाई होने के बाद, एफिडेविट प्लेंटिफ का देखने के बाद कि ही इज टेलिंग ट्रूथ, वो ऑर्डर कर सकता है फॉर अपीयरेंस एंड टू शो कॉज कि आपसे सिक्योरिटी अपीयरेंस की क्यों ना जमा कराई जाए। अगर वो सिक्योरिटी जमा कर देता है या जवाब देता है और कोर्ट पाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई अप्रीहेंशन, इनकी अप्रीहेंशन एवं ही थी, कुछ ज़्यादा जो ग्राउंड थे इनके वो नहीं थे, ऐसे सुनने के बाद वो कह सकते हैं कि ओके यू प्रोसीड
नॉर्मली, ऑर्डिनरी। लेकिन अगर कोर्ट समझता है कि सिक्योरिटी की जरूरत है तो कोर्ट अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी मांग सकता है। सिक्योरिटी ना जमा करने पर अरेस्ट ऑर्डर कर सकता है, और अगर अरेस्ट ऑर्डर हो गई तो सिविल प्रिजन में जाना है और उसका खर्चा एक्सपेंसेस प्लेंटिफ देगा। और सिविल प्रिजन की म्याद है 6 वीक्स या 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। अगर मान लीजिए उसने सिक्योरिटी दे दी और कोर्ट ने उसे श्योरिटी भी लाने के लिए कह दिया और श्योरिटी बीच में छोड़ना चाहता है तो फिर इसको नोटिस जाएगा। अगर श्योरिटी वो दोबारा फर्निश नहीं करता तब भी अरेस्ट। तो ये पोजीशन है अरेस्ट की। और अटैचमेंट के लिए भी अगर लगता है कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो सकती थी और उसका डिस्पोजल करने जा रहा है और बाद में अवेलेबल नहीं होगी एट द टाइम ऑफ डिक्री और आफ्टर फॉर द एग्जीक्यूशन, तब उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर भी हो सकता है। और ये अटैचमेंट ऑर्डर बिल्कुल उस तरीके से होगा, उसी प्रोसीजर से जिससे एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट होता है। नोटिस जाएगा, पब्लिकेशन होगा, इश्तहार लगेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट प्रॉपर्टी का है बिल्कुल उस तरीके से होगा। तो दीज आर दी 2 important orders in CPC which a practitioner should know, and the technicalities in it should be understood very clearly, and also the aspirants of judiciary should know the technicalities of these orders because these are important orders. Any queries, any questions, please? Thank you.